नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की बात करते हैं तो हम अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे सामने, हमारी नज़रों में कुछ 3-4 जगह समझ में आती है या एसेट समझ में आती है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। जैसे रियल इस्टेट, ज़मीन खरीदना, मकान खरीदना, बैंक, गोल्ड और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। अब बात ये आती है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो पहले हम कुछ उस पर समस्याओं को देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या समस्या हो सकती है। और यदि आपके साथ इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि ये जानकारी सही है, ऐसा होता है या नहीं होता। आप कमेंट कीजिए। अगर ज़मीन खरीदने जाते हैं, ज़मीन मकान कहीं खरीदते, तो वहाँ भी मैं देखता हूँ कई सारी परेशानी आती है। जैसे मैं अभी जिस जगह पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ मेरा घर है। इस ज़मीन को भी जब मैंने लिया तो ये ज़मीन का प्लाट मेरा 30 चौड़ाई थी इसकी 30 फीट की। लेकिन बाद में वो ज़मीन, रोड कम हो रही है, इस चक्कर में, उस चक्कर में कुछ सालों बाद मुझे 5 फीट ज़मीन वहाँ से छोड़ने पड़ी और ज़मीन मालिक ने मुझे प्लाट में पीछे बाकी की ज़मीन देने के लिए कहा और ज़मीन दे भी दी। लेकिन जब मैं रजिस्ट्री कराने की बात कर रहा हूँ तो वो आनाकानी कर रहे हैं, आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा, मतलब बहुत उसके पीछे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक समस्या ये आई। इसके पहले 1-2 जगह और ऐसा हुआ, खेती की ज़मीन खरीदी गई। वहाँ पर भी जब हमने खेती की ज़मीन खरीदी तो किसी को वो अधिया में कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाषा में, कि भाई आधा तुम्हारा आधा हमारा। वो ज़मीन मालिक ने ही, जिससे हमने ज़मीन ली थी, उसने ही कहा कि मुझे ठेके पे दे दो, मैं आपका साहब का काम अधिये पे दे दो। अब उसको दे दिए। फसल आई, उसने बाकायदा बोरे में भर भुरा के, बोरे भी हमसे ले वो अनाज भरने के लिए, वो भर भी दिया, सब किया, और बाद में फिर बदल गया, बोलता है मैंने ज़मीन बेचा ही नहीं। अब एक और ज़मीन ली, वहाँ पर उसके भाई भतीजे, उनके कौन कौन से और आ गए, बोले नहीं ये तो हमारी ज़मीन है, लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो ऐसी दिक्कतें होती हैं। कई जगह आपने देखा होगा, बिल्डर कॉलोनी बनाते हैं, वहाँ पर फ्लैट बेच देते हैं, बाद में उनको पोजीशन नहीं मिलता। कई बार ये होता है कि किसी कॉलोनी में लोगों को देख करके हम भी वहाँ पर फ्लैट, मकान, ज़मीन ले लेते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि कॉलोनी अवैध है, या एक ही प्लाट को कई लोगों को बेच दिया जाता है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर भी तो रिस्क है। और ज़मीन जायदाद कोर्ट कचहरी से मिलने वाली बात, वो तो आप जानते हैं कोर्ट कचहरी के बारे में। जीवन बीत जाता है, अगली पीढ़ी को कहीं वो मिल पाए तो मिल पाए, ऐसी भी स्थितियाँ देखने मिलती है। तो रियल इस्टेट में भी ये है, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं इक्विटी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में कमेंट आते हैं कि जहाँ भी पैसा लगाएं, यहाँ डर बताते हैं, वहाँ डर बताते हैं। तो मैं कहता हूँ डर कहाँ नहीं है। तो रियल इस्टेट की बात कर ली, ज़मीन की बात करी, अब गोल्ड की बात कर लें। गोल्ड में भी आज मैं मार्केट में जब जाता हूं तो पहले 22 कैरेट के गोल्ड आसानी से मिल जाते थे। आज अधिकतर दुकान 18 कैरेट का माल बेच, और कई दुकानदारों को मैंने देखा है कि वो जो ज़्यादा समझते नहीं हैं, उनको वही सोना काफ़ी महंगे दाम पे दे देते हैं। और देने के बाद जब उस सोने को, उस गोल्ड ज्वेलरी को वापस करने जाओ तो दूसरा दुकानदार लेने से मना कर देता है, बोलता है जहाँ से आपने लियो वहीं जाओ। और सोने को लेकर के उसको रखना घर में, ये भी रिस्की होता है। गोल्ड के साथ भी ये समस्या बनी हुई है। अब आती बात इक्विटी में हम करते हैं, शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ भी रिस्क है। वहाँ भी रिस्क है मार्केट के उतार चढ़ाव का, किस कंपनी में पैसा लगाए, कंपनी डूब गई, बंद हो गई, वहाँ पे भी रिस्क है। फिर चौथा हमारे पास आता है बैंक। जी हाँ, बैंक जब हमारे सामने आता है तो हमको बहुत ज़्यादा विश्वास बैंकों पर होता है और हम अपना इन्वेस्ट पे बैंक में कर देते हैं। लेकिन बैंक में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है, उस एसेट को कहा जाता है जहाँ पे इन्वेस्ट किया है आपने, वो ग्रोथ करे। जहाँ पर आपका पैसा ग्रोथ करे उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब जब उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है जहाँ पर आपका पैसा ग्रोथ करे, और बैंक में रखते हैं तो वहाँ पैसा ग्रोथ करता ही नहीं। 3-4-5%, 6% का रिटर्न मिलता है और इससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। तो हमारा
वहाँ पर एसेट जो हमने सोच के उसको वहाँ इन्वेस्ट किए थे कि हमारा पैसा ग्रोथ करेगा, वो तो हो नहीं रहा, उल्टा कम हो रहा है। अब आप कहेंगे बैंक, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा कि बैंकों पर सरकार को भी विश्वास नहीं है, धांधली कहीं भी हो सकती है। जैसे अभी देखिए इंडसइंड बैंक का आप देखते हैं, अभी आया है 172.58 करोड़ का घोटाला वहाँ पर देखने मिल रहा है इस बैंक में। ये आप देख रहे हैं 172.58 करोड़ का घोटाला एक बैंक में, आप इसको भी देख सकते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ बैंक बंद भी हुई हैं, कुछ बैंक वित्तीय कठिनाइयों के कारण बंद हो गए। हालांकि ये घटना बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कम होती है। 2023 में कुछ बड़े बैंक जैसे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक बंद हो गए थे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बैंक बंद होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि ग्राहकों को पैसा डूब जाता है। बैंकों में जमा राशि पर सरकार द्वारा बीमा कवर उपलब्ध होता है, जो कि आम तौर पर 5 लाख तक का हो सकता है। अब सरकार यहाँ पर बीमा करती है आपके पैसे का 5 लाख तक का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि सरकार को भी बैंकों पर यकीन नहीं है। अगर ऐसा होता तो बैंक, सरकार ये कहती कि भाई सारे पैसे के रिस्क हम लेते हैं, सारा पैसा आपका वापस करेंगे, लेकिन नहीं लेती। अगर आप बड़ा अमाउंट बैंक में रख देते हैं, अगर कोई बैंक में फॉल्ट हुआ तो क्या होगा? आपको सिर्फ 5 लाख रुपया मिलेगा, बाकी पैसा डूब जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने बना रखा है। पहले तो ये 2 लाख रुपए था, अभी कुछ सालों से ये 5 लाख हुआ है। तो ये सब स्थितियाँ भी, इंडसइंड बैंक का भी आप देख सकते हैं। इसके पहले भी हमारे यहाँ कई बैंकों में घोटाले हुए, कई समस्याएं देखने को मिली। ये सब चीज़ें आप देखते हैं। अब ये सब जानने के बाद कि भाई पैसा तो जहाँ भी है वहाँ पर कुछ ना कुछ उठापटक, बेईमानी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन क्या हम किसी पर विश्वास नहीं करें? विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के बिना कहीं कुछ नहीं होगा। हाँ, संभावनाएं होती हैं 1-2% जो आपका है उसमें से कुछ यहाँ वहाँ हो जाए, डूब जाए। जैसे सहारा की बात करते थे लोग, वहाँ भी लोगों का काफ़ी पैसा डूबा। और न जाने ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारे बैंकों के नाम पे खुली, नॉन बैंकिंग कंपनियां खुली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली जहाँ पर लोगों का पैसा डूबा। मैंने यहाँ पर भी देखा बहुत सी कोऑपरेटिव बैंक वगैरह भी आई, उनको बाद में मर्ज कर देते हैं। सरकारें हालांकि बैंकों को बचाने का बहुत प्रयास करती हैं, ये बात सच है। सरकार बैंक को बचाने का बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन ये सब जहाँ पैसा, मैंने कहा ना, वहाँ तो ये गंदगी रहती है, लोग उपद्रव करते ही हैं। वही हाल शेयर मार्केट का है, वही हाल ज़मीनों में भी आपने देखा, वही हाल आपने गोल्ड में देखा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो क्या करें, घर में रख देंगे। अब घर में रख देंगे तो भी आपका पैसा बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा, जैसा का तैसा पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास जो भी पैसा है उसको आप अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाएं। आपको अपना पैसा गोल्ड में भी लगाना चाहिए। गोल्ड में भी अगर आप एसेट के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में कम से कम अपनी बचत का इन्वेस्टमेंट जो आप सोचते हैं उसका 10 से 15% पैसा आपको गोल्ड में ज़रूर लगाना चाहिए। रियल एस्टेट में भी आपको पैसा लगाना चाहिए, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत अमाउंट डिप्लॉय करना चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट में बात ये आती है कि जिसके पास बड़ा पैसा है वही खरीद पाएगा, और जो ज़मीन आपने ली है उस पर भी डिपेंड करेगा। ज़मीन मकान आपने लिया वो कहाँ पर है, किसी शहर में है, कैसी जगह पर है, वो डेवलप होती है नहीं होती है, वहाँ पर आपका एसेट इस तरह से या तो ग्रो करेगा या नहीं करेगा या बहुत कम करेगा। ये डिपेंड करता है कई कारणों पर। उसके बाद मैं कहता हूँ कुछ पैसा आपको शेयर बाज़ार में, इक्विटी में ज़रूर लगाना है। शेयर बाज़ार में ज़रूर लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी लगाना चाहिए। अब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना, अब शेयर बाज़ार में हर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सबको, क्योंकि शेयर बाज़ार में एक एक कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसकी संभावना कि हमारे पास समझ है नहीं है, कितने समय के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई शेयर तो ऐसे हैं जो 1000-1200 तक गए थे और आज 4 रुपये 5 रुपये में बिक रहे, जैसे यस बैंक का हुआ था। म्यूचुअल फंड
सबसे सेफर जगह लगती है। मगर मैंने फिर कहा कि आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। गोल्ड में भी रखो, रियल एस्टेट में भी लगाओ, और शेयर मार्केट में वही लोग लगाएं जो इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो लोग शेयर बाजार के बारे में नहीं जानते तो उनको मैं कहूँगा बिना तनाव लिए आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। अब म्यूचुअल फंड में आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड भी मिल जाएंगे, बैंक वाले म्यूचुअल फंड भी मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले। अगर आपको 3 साल 4 साल के लिए पैसे रखना है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाइए, थोड़ा सा समय ज़्यादा है तो इक्विटी में आ जाइए, और बीच का समय है तो डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में अपना इन्वेस्ट कर दीजिए। और गोल्ड के अलावा बैंक, जी हाँ, बैंक में भी आपको पैसा रखना चाहिए। बैंक में कौन सा पैसा रखना चाहिए? जो वक्त आने पर आपको इमरजेंसी में आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ से पैसा निकाल ले। भले यहाँ पर रिटर्न आपको कम मिलेगा, लेकिन जब आपको पैसों की आवश्यकता होगी तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, 1-2 घटनाएं हुई थी, जैसे नोटबंदी के टाइम में लोग परेशान हुए थे, या जब कोई बैंक बंद हो गई, जैसे इंडसइंड का अभी चला, यस बैंक का चला, वहाँ पर कई दिनों तक के लोगों को पैसे नहीं मिले। तो वहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि अलग अलग बैंकों में पैसा रखें, कम से कम 2 बैंक में तो अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। जो भी आप पैसा इमरजेंसी फंड भी रखते हैं तो कम से कम 2 बैंकों में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि अगर किसी एक बैंक में कोई परेशानी आई तो आप दूसरे बैंक से अपना काम चला पाएँ। जैसे तुम्हारे नोटबंदी के टाइम में भी हुआ था, कुछ लिमिटेशन थी, 20,000 रुपये शायद दे रहे थे एक बैंक से। तो जिन लोगों के 2 या 3 बैंक में थे वो तीनों बैंकों से 20-20 हज़ार रुपये ले आए, तो उनके पास 60,000 रुपये हो गए। इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, तभी आप सुरक्षित और सेफ रह पाएंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा था कि बैंक में बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा लोग कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि बैंक पूरी तरह से सेफ है। हालांकि गवर्नमेंट बैंकों को डूबने से बचाने का प्रयास करती है। हर साल 2 साल में बैंक जो कमज़ोर दिखती है उसको किसी और से मर्ज कर दिया जाता है। बैंक, सरकारें नहीं चाहेगी कि बैंक इस तरह से डूबें या बर्बाद हो, तो सरकार प्रयास करते रहती है। यस बैंक को बचाने का प्रयास भी सरकार ने किया, और ऐसी बहुत सी बैंक थी जहां पर उन्होंने कुछ नीतियों में बदलाव किया, उनको दूसरी बैंक के साथ में मर्ज किया। बैंक में पैसा रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन लंबे समय का है तो मैं आपसे कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगता। अगर आप कोई एक म्यूचुअल फंड भी लेते हैं तो वहाँ पर 30 से लेकर के 80, 90, 100 से ऊपर तक कंपनियाँ हो सकती हैं। यानी आपके पैसे को डूबने के लिए अगर मान लो आपके किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 80 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पैसे को डूबने के लिए 80 कंपनियों को डूबना पड़ेगा। अब रही बात, भाई यहाँ पर भी रिस्क है। रिस्क कैसा है? मार्केट के उठाव का, उठने और चढ़ने का, ये रिस्क है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप उतना ही पैसा डालें जो आपको जल्दी आवश्यकता ना हो, जिसकी इमरजेंसी आपको ना पड़े, जिस पैसे को आपको 2 साल 4 साल निकालना ना पड़े, ऐसे पैसे को ही आप म्यूचुअल फंड में डालें। और अगर और शॉर्ट टर्म है तो मैंने बताया डेट फंड में डाल दें, डेट बैलेंस एडवांटेज फंड में लगा दें, शॉर्ट टर्म फंड में लगा दें। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क सिर्फ इतना कि मार्केट की उठापटक का। अब बोले कहीं एएमसी में कुछ लफड़ा हो गया तो, जैसे बैंकों में हो सकता है, एएमसी में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। भाई जहाँ भी पैसा है वहाँ पर ये सब चलता है, होता ही रहेगा। पैसे का मोह कोई छोड़ नहीं पाता, और वो कितना ही बड़ा आदमी हो, लालच या कुछ उसकी सोच ऐसी हो ही जाती है। कई बार वो अनजाने में कहीं इन्वेस्ट कर देता है और डूब जाता है, तो आपका पैसा डूब जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी संभावना कम है। और जब भी मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। आपके पोर्टफोलियो में कम से कम, चाहे जितने रुपए का भी इन्वेस्ट कर रहे हो,
अगर 5,000 रुपये महीने का भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 फंड में इन्वेस्ट करें। अधिकतम आपके पोर्टफोलियो में 8, 9, 10 फंड भी हो सकते हैं। कुछ लोग मना करते हैं, बहुत से लोगों को देखा हो मैंने, जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भाई ज़्यादा फंड नहीं होना, ओवरलेप होता है, ये होता है, वो होता है। वो भाई मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो अपने पैसे को सेफ़ और सेफ़र रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कम से कम 8-10 फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, और वो भी अलग अलग एएमसी। ये नहीं कि एक ही एएमसी में सारा पैसा डाल दे, अलग अलग एएमसी के फंड को चुनना चाहिए। और फंड अपने लक्ष्य के अनुसार, आपका गोल कितने टाइम का है, आप कितना समय मार्केट को देंगे, उस प्रकार चुनना चाहिए। मार्केट में म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जिस एएमसी का या जिस स्कीम का AUM ज़्यादा हो उसी फंड में अपना पैसा लगाएं। ज़्यादा का मतलब 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ रुपया का AUM हो तो उसी फंड में अपना पैसा लगाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AUM ज़्यादा है, तो जब लोग विड्रॉल, अब AUM ज़्यादा है का मतलब यहाँ पर लोगों का विश्वास ज़्यादा है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अब मान लेते हैं यहाँ पर किसी इस AMC में 100 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो रिडीम्शन जब आएगा, लोग रिडीम करेंगे, तो हो सकता है यहाँ से 20 लोग करें। लेकिन AUM ज़्यादा है तो पैसा कम निकलेगा। लेकिन AUM अगर मान लो सिर्फ 100 रुपया ही है तो 20 रुपये निकालेंगे तो 80 ही बचेगा। लेकिन अगर AUM ज़्यादा है तो किसी ने वहाँ से 20% निकाला तो भी यहाँ अच्छा खासा अमाउंट रहेगा जो इन्वेस्टेड रहेगा, मार्केट की गिरावट में, उठा पटक में आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है। कई लोग कहते हैं ये रिस्क है, सिर्फ बैंक में पैसा रखो, तो मैं ये कहता हूँ बैंकों में भी ये सब होता रहता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार जो है बैंक पर ये सिर्फ 5 लाख रुपए लौटाने का वादा नहीं करती, क्योंकि सरकार भी समझती है कि यहाँ पर भी ये सब हो सकता है। दोस्तों, पैसा हमारी मेहनत का होता है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अलग अलग एसेट में लगाएं और ग्रोथ करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए अब कुछ कमेंट की बात करते हैं, कुछ कमेंट ले लेते हैं। ठाकुर सिंह नाम से, सर जय हिंद, मेरे पास लड़के की एज 22 साल, आपके लड़के की एज है 22 साल और इनका टाइम है 15 साल। 15 साल के लिए ठाकुर सिंह सर, है ना, 15 साल के लिए SIP कर रही हूँ। अच्छा, आप मम्मी उम्र कुछ, ICICI प्रूडेंशियल 500 रुपया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 500 रुपया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 500 रुपया, डायरेक्ट प्लान। देखिए, आप यहाँ देखिए, ये सिर्फ 500 रुपये के SIP कर रहे हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई जिसके पास जितना पैसा है उतने की करें, जो आप यहाँ पर सरप्लस मनी आपके पास है उसी को करें। 1500 रुपये महीने की SIP करें, सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू करें, कहीं कुछ चेंज की आवश्यकता नहीं। अच्छा, दूसरा लड़का और है, दूसरे लड़के के नाम से भी आपका HDFC लार्ज एंड मिड कैप, SBI टेक्नोलॉजी, HDFC टेक्नोलॉजी फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। देखिए यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी का फंड है, टाइम कितना है आपका, यहाँ भी 15 साल। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का कोई एक फंड यहाँ से हटा दीजिए और उस पैसे को आप ये मिड कैप में लगा दीजिए, टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट ये सेक्टोरल फंड में कम इन्वेस्ट करें। सेक्टोरल फंड थोड़ा सा रिस्की होते हैं, यहाँ पर आप कम करें। यहाँ पे ये दोनों में से कोई एक फंड को आप चाहें तो थोड़ा सा रख सकते हैं, बाकी आप, मैं होता तो यही करता, इस पैसे को मिड कैप में लगा देता, बाकी सब अच्छा है, आप एक चेंज कर दीजिए। कृष्णा सर लिखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 30,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 30,000, बंधन स्मॉल कैप में 10,000। इसमें वन टाइम कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन 1 और 2 में पहले से SIP चल रही है। यहाँ पर आपकी SIP चल रही है, यहाँ SIP चल रही है। अच्छा, एक कमेंट और आपका आया था कृष्णा सर, 70,000 रुपया आपके पास है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब टाइम पता नहीं आपने क्या लिखा था उस पर,
तो मैं ये कहूँगा कि आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो 70,000 रुपया आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्हीं फंड में कर दीजिए, इसी में कर दीजिए जहां आपकी SIP चल रही है वहीं पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम 10 साल से ज़्यादा का है तो मैं कहूँगा कि हाँ, बाकी सारे फंड अच्छे, पर 1-2 फंड और ऐड कर लें। यहाँ पर एक मिड कैप का और ऐड कर लें, एक बंधन स्मॉल कैप के अलावा एक स्मॉल कैप और ऐड कर ले, क्योंकि मैं कहता हूं कि सारा पैसा 1-2 AMC में नहीं लगाना है। फ्लेक्सी कैप आपके पास है, सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू करें। और एक चाहें तो एक तो मल्टी कैप ले लें आप, यहाँ पे मल्टी कैप फंड में ले लें आप, 2 फंड आप यहाँ पर और ले सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। गुंजेश कुमार सर लिखते हैं मैंने कॉन्ट्रा फंड में 6 मंथ से स्टेप अप SIP 10,000 रुपया किया है। बहुत बढ़िया फंड है सर कॉन्ट्रा, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, शायद आप SBI की बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा 3 ही कॉन्ट्रा फंड है। SBI का कॉन्ट्रा फंड बहुत बढ़िया फंड है, कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ, सबका जवाब देता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।